अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रिवीजन मतलब क्विकली हम रिवाइज करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कवर अप करेंगे। हमने बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 3 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले टॉपिक 1 के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में जानेंगे, कोलार्च लॉ के बारे में जानेंगे। सेकेंड टॉपिक के अंदर हम रिडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और नर्नेस्ट इक्वेशन के बारे में जानेंगे। थर्ड टॉपिक के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइसिस, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, बैटरी, फ्यूल सेल और कोरोजन के बारे में जानेंगे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर जब भी हम टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम उसके की पॉइंट्स को साथ के साथ जानेंगे और जितने भी क्वेश्चंस आपके पास बनते हैं अलग अलग तरह के, उनको हम साथ के साथ टॉपिक वाइज कंप्लीट करने वाले हैं। तो एक तरह से आपके पास छोटा पैकेज है लेकिन बड़ा धमाका आपको देखने को मिलेगा। तो इसी वीडियो से आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से आप रिवाइज कर सकते हो। मतलब पेपर में आपको पेपर को क्रैक करने में बहुत ही अच्छा स्कोर दिलाने के अंदर ये वाले नोट्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर हम बढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके पास होती क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री की हमारे पास ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि केमिकल एनर्जी को कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है आपके पास, और या फिर मैं ये कहूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे हम केमिकल एनर्जी के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, कैसे कन्वर्जन करते हैं। तो ये जो आपके पास है दोनों की स्टडी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर के अंदर कवर अप करेंगे। फर्दर इन सब की जितनी भी इंपॉर्टेंस आपके पास रहेंगी, जितने भी यूज रहेंगे, वो सब भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग कवर अप करते हैं। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the study of production of electricity from the energy released during spontaneous chemical reaction and the use of electrical energy to result in non-spontaneous chemical transformation। सेकेंड हमारे पास आता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का क्या मतलब है। देखो अगर मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसके थ्रू जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट हमारा फ्लो करता है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन हम उसे बोलते हैं। तो हम बोलेंगे द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इसके बाद देखो हमारे पास अगली जो टर्म है वो हमारे पास आती है इलेक्ट्रोलाइट। हमारे पास क्या होगा? देखो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस जो डिसोसिएट कर जाता है सॉल्यूशन के अंदर टू प्रोड्यूस इट्स आयन एंड हेंस द कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द डिसॉल्व स्टेट एंड द मोल्टन स्टेट। आपने किसी सॉल्यूशन के अंदर कोई सब्सटेंस डाला और वो उसके आयंस में टूट गया। जैसे अगर मेरे पास AB आपने यहाँ पर डाला तो AB क्या करेगा? आपके पास A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर सॉल्यूशन जैसे ही आपने सॉल्यूशन के अंदर किसी सब्सटेंस को डाला तो ये आयंस में अगर डिसोसिएट कर जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। और फर्दर अगर हम बात करते हैं तो 2 तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक हमारे पास होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसे बोलेंगे जहां पर 100% डिसोसिएशन आपको देखने को मिलेगा। मतलब अगर मेरे पास 10 मॉलिक्यूल AB के हैं तो 10 ही आपके पास कैटायन बनेंगे, 10 ही B के आपके पास एनायन बनेंगे। मतलब ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुका है। तो अगर कंप्लीटली डिसोसिएट अगर कोई मॉलिक्यूल हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसे हम बोलेंगे। और अगर आपके पास कोई पार्शियली डिसोसिएट करता है, पार्शियली वाले को हम क्या कहते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल हैं एसिटिक आयन आपके पास है, ठीक है, H2CO3 आपके पास है, HCN आपके पास है। तो ये सब एग्जाम्पल वीक इलेक्ट्रोलाइट के हैं। साथ में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, NaCl आपके पास हैं। ठीक है, सॉल्ट जो आपके पास है, HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड जितने भी आपके पास रहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस आपके पास जितने भी रहेंगे, वो सारे के सारे किसके अंडर में आएंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंडर में आपके पास आएंगे। इसके बाद देखो अगली जो टर्म हमारे पास है वो है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन किसे कहते हैं? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का मतलब है कि आपके पास नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस
जितने नंबर ऑफ आयंस आपके पास प्रोड्यूस्ड होते हैं अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने हैं आपके पास, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने हैं आपके पास किसी भी पूरे सॉल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, इसे हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कहते हैं। देखो सिंपल सी बात है, पूरा सॉल्यूशन लिया, उसमें से कितने नंबर ऑफ आयन आपके पास बने हैं। जैसे अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मॉलिक्यूल कितने थे, 10 थे, ठीक है, टूटे कितने में, 10-10 के अंदर ही टूटे, तो 10 अपॉन में आपके पास 10, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, क्योंकि 100% क्या हुआ है, आयनाइजेशन आपके पास हुआ है। इसके बाद देखो आपके पास अगली टर्म हमारे पास जो होती है वो आपके पास आएगी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब आपके पास क्या रहेगा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द गिवन सब्सटेंस टू ऑब्स्ट्रैकल द फ्लो ऑफ द चार्ज। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, 9th-10th में भी पढ़ा है, जो फ्लो ऑफ चार्ज को रोकता है, ऑब्स्ट्रैक्ट करती है जो प्रॉपर्टी, उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम क्या कहते हैं कि जितना ज्यादा किस आपके पास लेंथ आपके पास होगी, रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा आपके पास बढ़ता हुआ चला जाएगा। और क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस आपके पास क्या होगा, उतना ही कम आपके पास होगा। तो हम जनरली कहते हैं कि आर जो आपके पास है वो क्या रहेगा, किसके प्रोपोर्शनल होता है, L/A के प्रोपोर्शनल आपके पास होता है। और जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर, उसे मैंने क्या नाम दे दिया, रो नाम दे दिया, इसे हम क्या कहेंगे, रजिस्टिविटी बोलेंगे, ठीक है। आर से रेजिस्टेंस है, जो हमारे पास कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा उसे हमने क्या नाम दे दिया, रो दिया, जिसे हम क्या कहेंगे, रजिस्टिविटी बोलेंगे। और ये जो रजिस्टिविटी होती है ये क्या होता है आपके पास, कैसे डिफाइन करेंगे, इफ अ सॉल्यूशन इज प्लेस्ड इन बिटवीन टू पैरेलल इलेक्ट्रोड हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया ए द डिस्टेंस L अपार्ट देन द R इक्वल टू रो L/A। आपने देखा है, देखो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर मैंने क्या कर दिया, L को 1 ले लिया, अगर मेरे पास A को 1 ले लिया, मतलब लेंथ को मैंने फिक्स कर दिया 1 सेंटीमीटर, A को मैंने फिक्स कर दिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर मैं दोनों की वैल्यू को पुट करती हूँ, L भी 1 हो जाएगा, A भी 1 हो जाएगा, तो R किसके इक्वल हो जाएगा, रो के इक्वल हो जाएगा। मतलब रजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस ही हो जाएगी अगर आपने लेंथ को 1 ले लिया और अगर आपने क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आपने 1 ले लिया, तो आपके पास वही रजिस्टिविटी उसकी क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस आपके पास हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है, इसकी SI यूनिट है। SI यूनिट को हम क्या कहते हैं, ओम मीटर कहेंगे या फिर ओम सेंटीमीटर कहेंगे, ये आपके पास क्या रहेगी, यूनिट रहेगी। ऊपर आपको पता है अगर मैं रेजिस्टेंस का लेकर चलती हूँ, रेजिस्टेंस की क्या होती है, रेजिस्टेंस की ओम, आपने ओमला पढ़ा है ना 9th-10th के अंदर, तो इसकी जो यूनिट आपके पास रहती है वो आपके पास क्या रहेगी, ओम रहेगी। इसके बाद देखो कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस का मतलब है द ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस आपके पास, ठीक है, जितना इजीली फ्लो करेगा आपके पास करंट, किसी भी कंडक्टर के थ्रू करेगा, वही उसकी क्या हो जाएगी, कंडक्टेंस हो जाएगी। द ईज विद विच द करंट फ्लो थ्रू एन कंडक्टर इज नॉन एज द कंडक्टेंस। ये क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का ठीक उल्टा आपके पास होता है। तो मैं क्या कहूंगी, आपके पास C क्या हो जाएगा, 1/R हो जाएगा। आप C से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और कंडक्टेंस को हम G से भी रिप्रेजेंट करते हैं, G से भी हम क्या करते हैं, कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों आपको ध्यान में रखना है। यूनिट इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट आपके पास क्या होती है, साइमन इसकी यूनिट आपके पास रहती है। अब देखो आपके पास एक साइमन किसके इक्वल होता है, आपके पास पर ओम के इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, 1/R के इक्वल है, और 1/R की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो अगर मैं रेजिस्टेंस की यूनिट कहूंगी आपके पास तो क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स आपके पास हो जाएगी, ठीक है। और इसी ओम इनवर्स को हम क्या कहते हैं, साइमन बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हमारे पास आता है कंडक्टिविटी क्या होता है। अब देखो हमारे पास कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, अगर कंडक्टिविटी को हम क्या करते हैं, कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, कप्पा से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और कंडक्टिविटी किसके इक्वल होता है, G × G* के इक्वल आपके पास होता है। अब देखो G* क्या होता है, G मैंने अभी अभी बताया, G हमारे पास क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, जिसको हम C से भी लिखते हैं।
जी स्टार से मतलब क्या होता है, सेल कांस्टेंट आपके पास होता है। जो ऊपर हमने L/A लिखा था ना, लेंथ और अपॉन में एरिया, इसी को हम क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अगर आपने कंडक्टेंस को उसकी सेल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, कप्पा निकल कर आ जाएगा। आपके पास उस मॉलिक्यूल के लिए उसकी कंडक्टिविटी आप लोग फाइंड आउट कर सकोगे। ठीक है, तो C हमारे पास कंडक्टेंस रहेगा, इसको G से भी लिख सकते हो। L हमारे पास लेंथ है, A आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया है, SI यूनिट पर ध्यान देना है, साइमन पर मीटर या साइमन पर सेंटीमीटर आपके पास हो जाएगी। इसके बाद अगला एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये कई बार पेपर में पूछता भी है कि कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है। पहला किस पर डिपेंड करेगी, हमने कैसा मटेरियल लिया है उस पर डिपेंड करेगी। सेकंड टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। थर्ड किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम पर डिपेंड करती है। या फिर मैं सीधा कहूँ कि आयन का साइज क्या है आपके पास, या सॉल्वेशन हाइड्रेशन आपके पास कितना हो रहा है, उसके ऊपर कंडक्टिविटी आपके पास डिपेंड करेगी। अगली जो हमारे पास टर्म है वो हमारे पास है मेटालिक कंडक्टेंस। मेटालिक कंडक्टेंस का मतलब है इट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन मेटल दैट अकर्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बहुत इजी है, सबने पढ़ा हुआ है। किस पे डिपेंड करेगा, मेटल पे डिपेंड करेगा, कैसा मेटल हमने लिया है। ठीक है, सेकंड डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर एटम आपके पास हैं, या फिर हम सीधी सी लैंग्वेज में बात करें कि उसके साइज पर डिपेंड करेगा। थर्ड किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर आपके पास डिपेंड करेगा। इसके बाद अगला हमारे पास है आयनिक कंडक्टेंस आपके पास क्या होता है। ठीक है, आयंस की वजह से जो आपके पास कंडक्टेंस नजर आ रहा है वही उसका आयनिक कंडक्टेंस है। तो क्या कहेंगे, द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट अकर्स ड्यू टू आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, नेचर पे डिपेंड करेगा, कैसा सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपने कैसा लिया है उस पे डिपेंड करेगा आपके पास। ठीक है, सॉल्वेशन ऑफ आयन पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट कैसा है, विस्कोसिटी उसकी कैसी है आपके पास उस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे आपके पास डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, वो हमारे पास क्या करता है, रेजिस्टेंस निकालने के लिए हेल्प करता है, ये आगे चल के हम बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास सेल कांस्टेंट होता है, मैंने ऊपर भी बताया था। सेल कांस्टेंट को क्या करते हैं, इसको जी स्टार से याद रखना, क्योंकि बुक्स के अंदर जी स्टार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जी स्टार से हम क्या करते हैं, सेल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके इक्वल होता है, L/A के इक्वल होता है। मतलब इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड टू द क्रॉस सेक्शन एरिया बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स आपके पास। और किस पे डिपेंड करेगा, दो ही चीजें हैं, देखो, एक आपके पास L है, एक आपके पास एरिया है। तो इसका मतलब डिस्टेंस कितनी है इलेक्ट्रोड्स के बीच में। मान लिया ये सॉल्यूशन है, एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है, तो इनके बीच की डिस्टेंस आपके पास कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और इनके बीच का क्रॉस सेक्शन एरिया आपके पास कितना है उसके ऊपर ये आपके पास डिपेंड करेगा। इसके बाद अगली जो टर्मिनोलॉजी हमारे पास है वो आपके पास रहेगी मोलर कंडक्टिविटी। हमने कंडक्टिविटी पढ़ ली, कंडक्टेंस पढ़ लिया, रेजिस्टिविटी पढ़ ली, रेजिस्टेंस पढ़ लिया। उसके बाद अगली ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आपके पास मोलर कंडक्टिविटी किसे कहते हैं। देखो, कंडक्टिविटी आपके पास क्या रहेगी, जब हम, देखो, मोलर नाम से पता चल रहा है, जब आप किसकी बात करोगे, 1 मोलर सॉल्यूशन की बात करोगे, तो वहां पर जो कंडक्टिविटी आपके पास रहेगी वही उसकी क्या रहेगी, मोलर कंडक्टिविटी रहेगी। ठीक है, इसको हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर्मूला क्या रहेगा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन में क्या रहेगा, सी। सी का मतलब किससे है, कंसंट्रेशन से है। इसको C भी लिख सकते हैं या फिर M भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम मोल की यहाँ पे हम जनरली क्या करते हैं, मोलैरिटी की बात करते हैं। तो इसको कप्पा इंटू 1000 अपॉन में M आप लिख सकते हो। ये भी आपके पास क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी आपके पास होती है। ठीक है, SI यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल आपके पास होती है, या फिर आपके पास साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आपके पास इसकी क्या रहेगी, यूनिट रहेगी। इसके बाद एक टर्म और आपके पास आती है यहाँ पर, जो कई बार पेपर में पूछता है, वो आपके पास क्या होता है, ये आपके पास मोलर कंडक्टिविटी है, वो आपके पास क्या रहती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपके पास रहेगी। यहाँ हमने किसकी बात की, मोलर की बात की है, 1 मोल की बात की है।
आपके पास, ठीक है, मोलर सॉल्यूशन की बात की है आपके पास, वहां पर हम 1 इक्विवेलेंट की बात करेंगे। मतलब यहाँ हम मोलैरिटी बात कर रहे हैं, अगर मैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना चाहूंगी तो क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन में नॉर्मेलिटी आपके पास हो जाएगी। बस यहाँ मोलैरिटी होती है, इधर आपके पास क्या होती है, नॉर्मेलिटी होती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इससे इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछता है कि डी बाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन क्या होती है। याद रखना, आपके पास लैम्डा एम आपके पास किसके इक्वल होगा, लैम्डा एम नोट माइनस ए आपके पास कांस्टेंट है, रूट सी की पावर 1/2। समझे, ये वाली इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछता है, ठीक है। और दूसरी खास बात इसकी क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अप्लाई होती है, किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्लाई होती है, वीक के लिए कभी भी अप्लीकेबल नहीं होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके रिगार्डिंग ही इससे हमारे पास एक ग्राफ आता है, उस ग्राफ से भी जनरली क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपने लैम्डा एम को वाई एक्सिस पर रखा, देखो इस इक्वेशन को, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम नोट माइनस ए रूट सी आपके पास है। अगर इस इक्वेशन को मैं देखती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस में एम एक्स के इक्वल हो जाएगा। y का मतलब आपके पास क्या रहेगा, आपके पास लैम्डा एम, आपके ये उल्टा है, लैम्डा एम नोट आपके पास रहेगा, ठीक है, इक्वल टू इसके रहेगा। अब देखो y प्लस आपके पास mx है, y प्लस mx का मतलब सबसे पहले स्लोप, m का मतलब किससे होता है, आपके पास स्लोप से होता है, ठीक है। अब देखो अगर आपके पास स्लोप आपको पता है कितना हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। अब देखो एक्स एक्सिस पर क्या है, आपके पास एक्स एक्सिस पर आपके पास कंसंट्रेशन गिवन है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पर आप क्या लेकर चलोगे, रूट ऑफ सी आप यहाँ पर लेकर चलोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स एक्सिस पर आपको क्या लेकर चलना पड़ेगा, आपको ये वाली क्या नाम है इसका, रूट सी कंसंट्रेशन आपको लेकर चलनी पड़ेगी। इसके बाद ध्यान से देखो, वाई एक्सिस पर क्या लिया है हमने, मोलर कंडक्टिविटी हमने यहाँ पर ली है। अब देखो ये 0 से स्टार्ट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करती हूँ तो ग्राफ आपको कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मेरे पास ग्राफ रहेगा। और अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए करना चाहूंगी तो आपके पास कैसा रहेगा, इस टाइप का आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार आपसे बात करता है कि क्या ग्राफ रहेगा आपके पास, क्या ग्राफ नहीं रहेगा। तो इस इक्वेशन को आपको याद रखना है। इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूँ, इक्वेशन आपको हमेशा याद होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल सी इक्वेशन है, लैम्डा आपके पास किसके इक्वल होगा, लैम्डा नोट आपके पास, एम भी लिख सकते हो मोलर कंडक्टिविटी, माइनस में ए या के कोई भी आप लिख सकते हो, कांस्टेंट रहेगा, इनटू में क्या रहेगा, रूट सी आपके पास रहेगा। तो ये क्या है, डी बाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन आपके पास रहेगी, ठीक है। और साथ में आपको ग्राफ को याद रखना है। इसके बाद देखो आपके पास कोलार्च लॉ क्या होता है। कोलार्च लॉ देखो, जब हमारे पास मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आपके पास, देखो एक चीज इसने यहाँ पे मिस कर दी हमने, एक आपके पास क्या है, हमने मोलर कंडक्टेंस पढ़ ली, इसके साथ साथ एक लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये क्या होता है, आपके पास अगर आपने मोलर कंडक्टेंस निकाली, कितने पे निकाली, कंसंट्रेशन 0 पर अगर आप निकालते हो तो वो उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होती है। या फिर मैं ये कहूँ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो वो उसकी क्या रहेगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहो या 0 कंसंट्रेशन कहो, वो बात एक ही आपके पास है। तो अगर 0 कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टेंस होती है वही उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होती है। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, लैम्डा एम नोट, नोट कहो या 0 कहो, 0 कंसंट्रेशन के लिए, या फिर लैम्डा एम इन्फिनिटी, इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं, यही लैम्डा एम इन्फिनिटी या लैम्डा एम नोट कहो या लैम्डा एम 0 की बात कर रहे हैं।
अब देखो ये जो मेरे पास ऑन-सागर इक्वेशन थी, ऑन-सागर इक्वेशन जो आपके पास है वो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपके पास एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप ग्राफ को आगे की तरफ बढ़ाओगे आपके पास तो ये वाली वैल्यू जो आपके पास टच होगी वो किस पे आएगी, जीरो कंसंट्रेशन पे आएगी। मतलब इस ग्राफिकल रिप्रेजेंट से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस के अंदर ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करती हूँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ है वो आपके पास पैरेलल चलता है, तो यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को निकालना इम्पॉसिबल आपके पास होता है। तो उसके लिए हम किसकी बात करते हैं, आगे चल के कोलार्स लॉ की बात करते हैं, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट को निकालने में, उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को निकालने में हेल्प करता है। एक बात का ध्यान रखना, पेपर में कई बार पूछता है, कोलार्स लॉ है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी एप्लीकेबल होता है और स्ट्रॉन्ग के लिए भी होता है, दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। इंपॉर्टेंस वीक के लिए ज्यादा है, क्यों? क्योंकि पहले स्ट्रॉन्ग की वैल्यू क्या होती है वो निकल चुकी है, वो डी बाय हकल ऑन-सागर इक्वेशन ने दे दी। अब वीक का नहीं पता था, वीक का किसने बताया, कोलार्स ने बताया। ठीक है, अब देखो कोलार्स लॉ क्या कहता है, इट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स इंडिविजुअल आयंस इफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द कैटायन इज डोनेटेड एज द लैम्डा प्लस infinity and that of the anion lambda minus infinity, then law of independent migration of ions equal to lambda m infinity equal to आपके पास V से आपके पास नंबर ऑफ कैटायंस या फिर N भी कर सकते हैं यहाँ पर आप, ठीक है, नंबर ऑफ कैटायंस इनटू में मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस में आपके पास नंबर ऑफ एनायन इनटू में मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनायंस आपके पास। मतलब आपने दोनों को क्या किया, सिंपल आपने प्लस कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोलार्स लॉ आ जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, देखो लैम्डा निकालना है मुझे एम नोट, किसके निकालना है, मान लिया HCl के लिए निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, H पॉजिटिव कैटायन का जो मेरे पास वैल्यू रहेगी प्लस में एनायन की जो वैल्यू रहेगी, दोनों का सम अप कर दो, इंडिविजुअल आयंस के इनका सम अप कर दो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, लैम्डा एम नोट HCl के लिए निकल जाएगा। सेम वे के अंदर नंबर ऑफ आयंस का क्या मतलब होता है, अगर मुझे क्या करना है, लैम्डा एम नोट MgCl2 के लिए निकालना है, Mg कितना है, एक मेरे पास है, तो लैम्डा एम नोट आपके पास रहेगा Mg2 पॉजिटिव के लिए। अब प्लस में देखो नंबर ऑफ आयन क्लोराइड के कितने हैं, 2 है ना, तो मल्टीप्लाई 2 होगा, तो आपके पास लैम्डा एम नोट आपके पास किसके लिए रहेगा, क्लोराइड के लिए रहेगा। तो ये आपके पास क्या होता है, आपके पास कोलार्स लॉ होता है, सिंपल सा कोलार्स लॉ आपके पास है। बहुत सारी खिचड़ी यहाँ पे पक गई है, थोड़ा सा रब कर लेते हैं ताकि आपको आगे अच्छे से समझ में आए। रब हो जा भाई, रब हो जा। ये डेफिनेशंस हैं, ध्यान में रखनी है भाई, पेपर में पूछता है डेफिनेशंस को, ठीक है। कौन सा कलर चूज करें, ऑरेंज कर लेते हैं। अब देखो कोलार्स लॉ की एप्लीकेशन क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, लैम्डा एट कंसंट्रेशन जो भी रहेगी आपके पास गिवन कंसंट्रेशन, लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन, ऐसे करके हमारे पास क्या निकलता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकलता है। अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली एप्लीकेशन क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आपके पास k की वैल्यू C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा करके आपके पास निकल जाएगी। इसके बाद सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी आपके पास, सिंपल k इंटू 1000 अपॉन में लैम्डा एम नोट आपके पास रहेगा, तो आप सॉल्युबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक बार फटाफट से अब इम्पॉर्टेंट हमारे फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूलेज पे जाते हैं कि फॉर्मूले कौन कौन से हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले देखो करंट है, करंट कैसे निकलता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में V, आपने पढ़ा है ना, ओमला क्या कहता है, V इक्वल टू IR, ये वही है। आपने क्या निकाला, I निकाला, क्या निकलेगा, V बाय R निकलेगा। आगे देखो रेजिस्टेंस हमने पढ़ा है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रो L बाय A होता है। L बाय A का मतलब क्या है, G स्टार, मतलब क्या है,
हमारे पास सेल कांस्टेंट ये हमारा होता था। कंडक्टेंस याद रटने की जरूरत नहीं है, ठीक इसका उल्टा हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, आपके पास कंडक्टेंस आपके पास क्या है, जिसको हम G से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी है, कप्पा क्या होता है, G इंटू G स्टार होता है। ठीक है, या फिर इसको मैं क्या कहूंगी, G इंटू L बाय ए मैं यहाँ पर कहूंगी, तो ये मेरे पास कप्पा की वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद देखो, अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो मेरे पास D बाय हक्का-लोनसागर इक्वेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या रहेगा, लैम्डा एम नोट की वैल्यू गिवन कंसंट्रेशन पे, नीचे क्या रहेगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस रहेगा। आपके पास डिसोसिएशन कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला अभी अभी देखा था, C अल्फा स्क्वायर अपॉन में आपके पास 1 माइनस अल्फा रहेगा। सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला भी अभी अभी हमने देखा था। तो ये फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो आप वीडियो पॉज करके एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, कॉपी में नोट डाउन पक्का कर लेना। इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूले के बाद हमें बात करनी है कुछ टर्मिनोलॉजी की। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे कि हमने टॉपिक पढ़ लिया है, पहले वाला टॉपिक के अंदर कौन कौन सी थ्योरी है जिसको आपको इम्पॉर्टेंट है, जिस थ्योरी पे आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखो एक दो टर्म है जो आपको पता होना चाहिए। सुपर कंडक्टर्स क्या होता है, सुपर कंडक्टर का मतलब होता है जिसका रेजिस्टेंस आपके पास क्या होता है, 0 होता है, कोई ऑब्स्ट्रक्ल नहीं आता बीच में, तो उसे हम क्या कहेंगे, आपके पास सुपर कंडक्टर कहेंगे। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपने पढ़ा है, मोलर कंडक्टिविटी जब कंसंट्रेशन कितनी हो जाए, 0 हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर आपके पास हो जाए तो उसे भी हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट हमने पढ़ा है, दैट इज द सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इनटू इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग आयंस। उसके बाद ओवर वोल्टेज भी आपको पता होना चाहिए, फिजिक्स में बाकी आपने पढ़ा है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल रिक्वायर्ड फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ गैस एंड इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन पे ध्यान से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर मिथेनोइक एसिड इज 5.25 इंटू 10⁻⁵ साइमन पर सेंटीमीटर। इसके बाद देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। दिया क्या क्या है, लैम्डा एम नोट H पॉजिटिव की वैल्यू आपको दे दी, लैम्डा एम नोट HCOO नेगेटिव की वैल्यू आपको दे दी। सबसे पहले क्या बोलता है, एक तो मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करना है, मतलब मुझे अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता था, लैम्डा MC गिवन कंसंट्रेशन पे लैम्डा एम नोट आपके पास होता था। अब देखो मोलर कंडक्टिविटी आपको चाहिए। अब देखो मेरे पास कंडक्टिविटी कितनी दी है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपको गिवन है, C की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर आपके पास गिवन है। जो गिवन है मैं सिर्फ उसी की बात कर रही हूँ कि क्या क्या गिवन है। इसके बाद देखो कंडक्टिविटी गिवन है, कंडक्टिविटी को क्या करते हैं, कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। कप्पा क्या गिवन है, 5.25 इंटू 10⁻⁻⁵ साइमन पर सेंटीमीटर आपके पास है। तो अगर आप कभी भूल जाते हो ना कि आपके पास कप्पा कंडक्टिविटी को बोलते हैं, तो हमेशा पीछे की यूनिट देखो, यूनिट क्या है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। यूनिट देखकर आप पहचान जाओगे कि ये वैल्यू किसकी दी गई है। तो ये हमारे पास चीजें गिवन है। अब देखो इसमें मुझे सबसे पहला काम है वो क्या करना है आपके पास। तो देखो सबसे पहले आपको पता है, अगर आपको मोलर कंडक्टेंस निकालना है मतलब आपको लैम्डा एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो लैम्डा एम क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन में आपके पास कंसंट्रेशन होती है। अब कप्पा की वैल्यू आपको पता है, C कंसंट्रेशन आपको पता है, गिवन है, तो दोनों की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी, तो आंसर कितना आ गया, 210 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखो अगला मुझे क्या करना है, कंडक्टिविटी, मुझे सीधा अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अब देखो अल्फा की वैल्यू के लिए कंसंट्रेशन आपके पास गिवन कंसंट्रेशन पे लैम्डा एम की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ये कितनी है कंसंट्रेशन पे, जो अभी अभी हमने निकाली है 210। अब लैम्डा एम नोट है, ये आपको गिवन नहीं है,
इसके लिए क्या करेंगे, कोलार्स लॉ को लगाएंगे, क्योंकि कोलार्स लॉ आपके पास क्या है, लैम्डा HCOO H के लिए आपको निकालना है, ठीक है। आपको क्या वैल्यू गिवन है, H पॉजिटिव की वैल्यू आपको गिवन है, प्लस में HCOO नेगेटिव की गिवन है। आपने कोलार्स लॉ ने बोला था इसके आयंस को अगर मैं सीधा इंडिविजुअल आयन का समेशन ले लेती हूँ इसकी वैल्यूज के अंदर, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपके पास निकल जाएगी। तो देखो H पॉजिटिव कितना दिया है, 349.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, HCO नेगेटिव का 50.5 दिया है। दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा, 400 मेरे पास आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू निकल जाएगी, लैम्डा एम नोट की वैल्यू निकल जाएगी। अब सिंपल है, हमारे पास क्या है, अल्फा मुझे निकालना था, क्या है, लैम्डा एम सी अपॉन में आपके पास लैम्डा एम नोट है, एम सी हमने निकाला है वो कितना है, लैम्डा एम सी की वैल्यू 210, लैम्डा एम नोट कितना निकला है, 400 निकाला है। दोनों को सॉल्व करोगे आंसर कितना आएगा, 0.525 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको एक बार कॉपी में करके जरूर देख लेना, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हल्के में मत लेना क्वेश्चंस को। एक बार फटाफट से रब करके अगले वाले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नोट्स हमने पढ़ लिए हैं, बस अब अभी हमें किस पे ध्यान देना है, क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। देखो अगला आपके पास आपको दिया है डी बाय हक्कल ओनसागर इक्वेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये है, हमें पता भी है ये होती है। अब इसने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वालिटी होल्ड्स, इनमें से कौन सी इक्वालिटी होल्ड करेगी। देखो हमारे पास लैम्डा एम नोट, देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, कंसंट्रेशन को वेरी किया गया है। अब आपको पता है कंसंट्रेशन को अगर आप वेरी करते हो, आप सबकी वैल्यू को पुट करके यहाँ कर सकते हो। अब सीधी सिंपल वैल्यू पुट करते हैं, सबसे पहले C को 0 लिख लो। अगर मैं C को 0 करती हूँ, देखो मेरे पास अगर C की पावर को अगर मैं C को अगर मैं 0 कर लेती हूँ तो पूरी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना, ठीक है। आपको सिर्फ C की वैल्यू को यहाँ पर पुट करके देखना है। और अगर मैंने क्या किया, C की वैल्यू को इन्फिनिटी पुट किया आपके पास, ठीक है, तो C की वैल्यू को इन्फिनिटी पुट करूंगी तो आपके पास क्या हो जाएगा, किसी में से इस वैल्यू को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट के इक्वल आ जाएगी ना, ठीक है। तो आपके पास आंसर कितना हो जाएगा, बी आपके पास इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा। मतलब जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हो, ठीक है, अगर C की वैल्यू आपके पास इन्फिनिटी हो जाती है, वैल्यू को ध्यान रखना, C की पावर 1/2 है, इसीलिए इन्फिनिटी अगर आप करोगे आपके पास 0 हो जाएगी वैल्यू, आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा सिर्फ लैम्डा नॉट के इक्वल आपके पास आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इधर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक आयंस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको सोडियम एसिटेट की गिवन है 91 और साथ में कुछ और वैल्यूज भी आपको गिवन है। कोलार्स लॉ का सिंपल न्यूमेरिकल है, तो एक बार फटाफट से देखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, मेरे पास क्या दिया गया है, CH3COONA की मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आपको गिवन है। कितनी गिवन थी पीछे, 91 आपके पास गिवन है, 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आपके पास गिवन है, ठीक है। साथ में H पॉजिटिव की वैल्यू दी है, Na पॉजिटिव की दी है, K पॉजिटिव की दी है, OH की आपको दी है। इसने बोला इन सब का यूज करके आपको क्या करना है, CH3COOH की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब देखो CH3COO नेगेटिव H है, इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, हमें एक तो एसिटेट आयन चाहिए, प्लस में मुझे क्या चाहिए, H पॉजिटिव चाहिए। इन दोनों की लैम्डा एम नोट की वैल्यू अगर पता होगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा एम नोट एसिटिक आयन के लिए आ जाएगा कोलार्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब देखो सबसे पहली बात आती है एसिटेट आयन कहां से आए, एसिटेट आयन कहां से आएंगे, सोडियम आपके पास जो सोडियम एसिटेट मेरे पास दिया गया है यहाँ पर आपके पास आएगा। अब देखो अगर मैंने यहाँ पर वैल्यू को पुट किया, यहाँ इस पे से देख लो, अगर मेरे पास CH3COO है, किससे मिलके बनेगा, CH3COO नेगेटिव प्लस में Na पॉजिटिव से मिलके बनेगा।
Na की वैल्यू दी है सोडियम एसीटेट की, प्लस में Na की वैल्यू दी है, तो एसीटेट आयन की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास, कितनी आ जाएगी 40.9 साइमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब देखो एसीटेट आयन की आ गई, सीधी सी बात है, कितना आया 40.9 आ गई, प्लस में H पॉजिटिव के क्वेश्चन के अंदर दी गई है 349.6 आपके पास है, दोनों को सिर्फ ऐड कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ जाएगा। इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, सी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, Which of the following statement about the solutions of electrolyte is not correct? गलत कौन सा है आपको वो बताना है। ठीक है, बाकी सब सही दिए हुए होंगे। अब देखो कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की साइज पर डिपेंड करती है, हमने पढ़ा है किस पे डिपेंड करती है, साइज पे डिपेंड करती है। कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, सॉल्यूशन की विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगी, बिल्कुल करती है। कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन सॉल्वेशन ऑफ आयंस, गलत है, हमने पढ़ा था साइज पर डिपेंड करती है, विस्कोसिटी पर डिपेंड करती है, आपके पास नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है, हाइड्रेशन कहो या फिर सॉल्वेशन ऑफ आयंस पर आपके पास डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पर आपके पास डिपेंड करती है, इन सब वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब डज नॉट लिखा है तो सी आपको गलत दिया गया है। लास्ट वाला देखो कंडक्टिविटी क्या है, टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, हमने पढ़ा हुआ है टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे आपके पास फ्लो आपके पास बढ़ता चला जाएगा आयंस का। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, व्हेन 0.1 मोल आपके पास कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स दिया है, उसको जब हम क्या करते हैं AgNO3 के साथ ट्रीट करते हैं तो ये कहता है 0.2 मोल AgCl के ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की आपको बतानी है कि कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की आपके पास क्या रहेगी। अब देखो मेरे पास क्या दिया गया है, मेरे पास CaCO3 आपके पास है, NH3 आपके पास गिवन है। ये क्या दे दिया, ये इन्होंने लिखने में गड़बड़ तो नहीं की है, हाँ चलो जो दिया है एक बार करके देखते हैं। देखो इसने क्या दिया है, इसने बोला मेरे पास COCl3NH3 मेरे पास है, इसने क्या किया, इसके अंदर AgNO3 को इन्होंने क्या कर दिया, एक्सिस में डाल दिया। अब ऑब्वियसली बात है रिएक्शन के अंदर बनेगा क्या, AgCl बनेगा, और ये जो AgCl बनता है वो कितना बनता है 0.2 मोल आपके पास बनता है, और ये कितना लिया है इसने, ये लिया है 0.1। मतलब अगर इसका 1 मोल होगा तो इससे डबल क्या बन रहा है, AgCl बन रहा है, तो कितना बनेगा, इससे डबल आपके पास बनेगा, डबल बनेगा तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास दो आपके पास Ag पॉजिटिव होंगे, दो क्या होंगे पास होंगे। समझ रहे हो बात को। अब देखो मेरे पास इसने इसको किया, कितना बना, 2 AgCl बना है, इसका मतलब जो प्रेसिपिटेशन किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर, ये क्वेश्चन आपको ना जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तब आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। देखो मेरे पास क्या होता है, ब्रैकेट के बाहर जितने भी क्लोराइड आयन होते हैं वही आयन क्या करते हैं, AgNO3 के साथ रिएक्शन करके प्रेसिपिटेशन करते हैं। इसने बोला जितना आगे लिया है उससे आपके पास कितने बन रहे हैं, 0.2 आपके पास बन रहे हैं, मतलब 2 Cl आपके पास निकलेंगे। तो बाहर आप कितने लगाओगे, 2 Cl लगाओगे, बाकी सबको क्या करोगे, अंदर रख दोगे। मतलब क्या बचेगा, CO बचेगा, NH3 बचेगा और एक Cl आपके पास बचेगा। तो जो फॉर्मूला आपके पास है वो ऐसा बनेगा। मतलब ये किस रेशो के अंदर प्रेजेंट होंगे, 1:2 रेशो के अंदर आपके पास प्रेजेंट होंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे वहां पर देखना, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि कॉम्प्लेक्स को हम कैसे लिखते हैं, कैसे ये सपोर्ट करता है। इसके बाद देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ठीक है, असर्शन रीजन में पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आपके पास असर्शन पहला है, कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। इसने बोला अगर आप कंसंट्रेशन को कम कर दोगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या ऐसा होता है, बिल्कुल भी नहीं होता।
ठीक है, आपके पास कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी हमेशा क्या होती है, बढ़ती है, कभी भी डिक्रीज नहीं होती। ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो इसका मतलब असर्शन गलत दिया गया है। और देखो अगर असर्शन गलत होता है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास होता है असर्शन गलत का, वो आंसर क्या रहता है, डी आपके पास रहता है। पहले वाला कहता है दोनों सही है, अगले वाला कहता है कि दोनों करेक्ट हैं, एक्सप्लेनेशन गलत है, असर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है। लेकिन यहाँ तो असर्शन ही गलत है। जब भी असर्शन गलत हो जाए आंख बंद करके डी आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, लैम्डा एम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट शो अ शार्प इंक्रीज व्हेन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। इसने क्या बोला, इसने बोला कि अगर हमने डाइल्यूट कर दिया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें शार्प इंक्रीज आएगा। बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि जैसे हम अगर डाइल्यूशन करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो आपके पास वैल्यू है, मोलर कंडक्टिविटी है, वो किसकी वजह से बढ़ती है, नंबर ऑफ आयंस की वजह से भी बढ़ेगी और ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस की वजह से भी बढ़ती है। इसीलिए कैसा दिखाई देता है, शार्प इंक्रीमेंट आपको दिखाई देता है। तो असर्शन बिल्कुल सही दिया गया है। अब देखो अगला आगे क्या लिखा है, रीजन फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज विद डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। अब ये भी मैंने बात की थी। अब देखो क्या है, पहला भी सही, दूसरी बात भी सही कही है और पहले का ही रीजन क्या है, दूसरा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असर्शन एंड रीजन बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। थर्ड देखो हमारे पास, थर्ड है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इंक्रीज करता है टेम्परेचर बढ़ाते हो, बिल्कुल सही बात है। क्या करता है, सही होता है। आगे देखो क्या कहता है रीजन के अंदर, द इंक्रीज इन टेम्परेचर कोज इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट मोर रैपिड। क्या टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बताओ मुझे, क्या बढ़ेगी या कम आपके पास क्या होएगी। देखो क्या होता है, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो जो आयंस हैं वो क्या हो जाएंगे, एनर्जी उनको मिलेगी। एनर्जी मिलेगा तो मतलब हम क्या कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ने लग जाती है। और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो आपके पास कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। बिल्कुल आपके पास ये वाली बात जो रहेगी वो आपके पास क्या रहेगी, सही आपके पास रहेगी। ठीक है, अब देखो अगर बात सही है, दोनों बातें आपके पास सही हैं। इसने क्या बोला है, इंक्रीज इन टेम्परेचर कोज द इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट मोर रैपिड। टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है। देखो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट लिखा है भाई, ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्यूशन के अंदर तो आयंस प्रेजेंट है ना, तो आयंस की तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो ये गलत है, सही नहीं है। दोबारा देखो, इंपॉर्टेंट है भाई, मेरा भी ध्यान नहीं गया था स्टार्टिंग में। देखो आपके पास क्या लिखा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर कोज द इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट है, आयनिक मूवमेंट नहीं बोला है। सॉल्यूशन के अंदर आयंस आपके पास प्रेजेंट है, आयंस की मूवमेंट पर हम डिपेंड करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट के अंदर आपकी वजह से टेम्परेचर बढ़ने से कोई रीजन नहीं होता। तो सेकंड वाली बात गलत है, पहले वाली सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, सी आंसर हो जाएगा। असर्शन सही है, रीजन मेरे पास क्या है, गलत आपके पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, छोटे छोटे से 2-4 क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है हमने पढ़ लिया, द सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इनटू इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग आयन इन मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन। कोलाज लॉ किसे कहते हैं, इट इज द आपके पास समेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल्स आयन आपके पास रहेगी। इसके बाद देखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। हाँ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब समझो। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये नहीं होता एक सॉल्यूशन लिया उसमें पानी भरते गए, सॉल्वेंट भरते गए। उसका मतलब होता है जब आपके पास वैल्यू है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की कांस्टेंट आ जाए। मतलब एक मान लिया पहले 2 आई, फिर 4 आई, फिर 6 आई, फिर 10 आई, फिर 10 आई, फिर 10 आई। जहां पर कांस्टेंट आ जाती है ना वैल्यू, तो ये आपके पास क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बात करते हैं। कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब हम इस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो रहा है।
तो आपके पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन मीन्स अ सॉल्यूशन दैट इज सो डाइल्यूट दैट इट हैज अ मैक्सिमम और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी विच डज नॉट इंक्रीज और फर्दर डाइल्यूशन, बढ़ नहीं रही ना, कांस्टेंट आ गई, उसी को हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहेंगे। तो 2-4 क्वेश्चंस और बनेंगे आपके पास यहां से इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक बार फटाफट से उसे भी देख लो। अगला क्वेश्चन हमारे पास कहता है, पहला क्वेश्चन ऊपर मिस हो गया है। पहला क्वेश्चन देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करना है, सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। एसिटिक आयन का देखना है, आपको H पॉजिटिव दे दिया, CH एसिटेट आयन दे दिया, तो आपने पढ़ा है सीधा दोनों आयन तो देखो लैम्डा एम नोट है, CH3COH है, क्या करेंगे, सीधा आयंस की वैल्यू को पॉजिटिव प्लस कर देंगे, तो आपके पास लैम्डा एम नोट एसिटिक एसिड के लिए आ जाएगा। अब देखो आगे क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आपको पता है अल्फा की वैल्यू लैम्डा एम एट गिवन कंसंट्रेशन अपोन में लैम्डा एम नोट आपके पास हो जाएगी। लैम्डा एम नोट क्या है, जो अभी अभी हमने निकाला है, और गिवन कंसंट्रेशन का पर आपको यहाँ पर गिवन है 39.05, इस वैल्यू को रखोगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.1 आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो फटाफट से, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एट 298 केल्विन इज 1.65 इंटू 10⁻⁻⁴ साइमन पर सेंटीमीटर। देखो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मतलब ये क्या दिया है, कंडक्टिविटी मतलब कप्पा की वैल्यू दी है 1.65 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। साथ में कंसंट्रेशन गिवन है, C कितनी है, 0.01 मोलर आपके पास है। तो देखो क्या निकालना है, सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। देखो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमें पता है, कप्पा इंटू 1000/C है, सबकी वैल्यू गिवन है, दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे, सीधा आंसर हमारे पास निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, द कंडक्टिविटी ऑफ 10⁻³ मोल पर लीटर एसिटिक एसिड एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 4.1 इंटू 10⁻⁻⁵ साइमन पर सेंटीमीटर। देखो कप्पा की वैल्यू गिवन है 4.1 इंटू 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। देखो निकालना क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा एम सी अपॉन में लैम्डा एम आपके पास नोट आपके पास। अब देखो डेल्टा एम एसिटिक एसिड के लिए दे रखा है, मतलब डेल्टा एम की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, लैम्डा एम नोट कितना है 390.5 आपके पास है। अब क्या करना है, गिवन कंसंट्रेशन आपके पास नहीं है, अब गिवन कंसंट्रेशन का मोलर कंडक्टिविटी कहां से निकलेगी, मोलर कंडक्टिविटी वाले फॉर्मूले से। तो आपको पता है लैम्डा एम किसके इक्वल होता है, कप्पा इंटू 1000/C। कप्पा की वैल्यू रखो, C की वैल्यू रखो, कितना आंसर आएगा, 41 आएगा। तो 41 इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना आपके पास, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.105 आपके पास आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, वाई ऑन डाइल्यूशन लैम्डा एम ऑफ एसिटिक एसिड इंक्रीज ड्रेस्टिकली वाइल सोडियम एसिटेट इंक्रीज ग्रेजुअली। देखो ये जो आंसर है ना वो किसका है, ये बोलता है जब आप डाइल्यूशन करते हो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का के केस में आपके पास मोलर कंडक्टिविटी है कैसे बढ़ती है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कैसे बढ़ती है। क्यों ऐसा, क्योंकि जो आपके पास सोडियम एसिटेट होता है ये आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह भी बिहेव करता है, एसिटिक एसिड है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। अब हमने पढ़ा है कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पर कंडक्टिविटी है वो नंबर ऑफ आयंस की वजह से नहीं बढ़ती। किसकी वजह से बढ़ेगी, सिर्फ जो आपने डाइल्यूशन किया है, डाइल्यूशन करने पे जो ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस आपके पास रहा है, सिर्फ उसी की वजह से कंडक्टिविटी आपके पास बढ़ती है। समझ आया आपके पास, ठीक है। नंबर ऑफ आयंस आपके पास नहीं बढ़ते, क्या बढ़ता है, ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस आपके पास बढ़ता है। तो कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग के केस में सिर्फ वही बढ़ती है। अब वीक में हम क्या देखते हैं कि आधा पार्शियली डिसोसिएशन होता है। मान लिया पहले 2 मॉलिक्यूल 10 में से 2 मॉलिक्यूल आपके पहले डिसोसिएट कर गए, अब आप डाइल्यूशन करोगे,
आयंस का फ्लो भी बढ़ेगा, प्लस में पहले 2 बढ़े थे तो अब कितना हो जाएगा, 3 आयन बढ़ जाएंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ आयंस की वजह से भी आपके पास बढ़ते हैं और ईज ऑफ फ्लो है वो भी बढ़ता है, इसीलिए कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी और ज्यादा बढ़ती है। तो इसीलिए हम कहते हैं एसिटिक आयंस के केस में ड्रेस्टिकली इंक्रीज रहता है और सोडियम एसिटेट के केस के अंदर क्या रहता है, ग्रेजुअली इंक्रीमेंट आपके पास रहेगा। आप आंसर इस तरह से दे सकते हो, इन केस ऑफ एसिटिक एसिड विच इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट द नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन ड्यू टू एन इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रिजल्टिंग इन ड्रास्टिक इंक्रीज इन लैम्डा एम। ठीक है, साथ में फ्लो ऑफ आयन है थोड़ा बहुत, वो भी आपका कंपैरेटिवली बढ़ता चला जाता है, तो दोनों की वजह से होता है, आपको दोनों रीजन लिखने हैं। इन द केस ऑफ सोडियम एसिटेट विच इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द नंबर ऑफ आयंस रिमेन्स द सेम बट द इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीजेस रिजल्टिंग द ग्रेजुअल इंक्रीज इन लैम्डा एम। अगला क्वेश्चन देखो, द सॉल्यूशन ऑफ 2 इलेक्ट्रोलाइट, पेन चेंज कर लेते हैं, बोर हो गए। चलो, solution of 2 electrolytes A and B are diluted. The limiting molar conductivity of B increase 1.5 times while that of A increases 25 times. Which of the two is the strong electrolyte? देखो, एक का 1.5 बड़ा है, एक का आपकी जो आपके पास है वो कितना बड़ा है, 25, B का कितना 1.5, ए का कितना 25% टाइम बड़ा है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा, जिसका ग्रेजुअली बढ़ेगा, थोड़ा कम बढ़ेगा। तो बी आपका किसकी तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, और जिसमें एकदम से इतना इंक्रीमेंट आपके पास है वो क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। ऊपर अभी अभी हमने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन देखो, द रेजिस्टिविटी ऑफ 0.8 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज दिस, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। अब देखो, ओम सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, रेजिस्टिविटी मतलब रो की वैल्यू गिवन है 5 × 10⁻³ ओम सेंटीमीटर। निकालना क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है भाई, कप्पा इंटू 1000 अपॉन में कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन गिवन है 0.8, 1000 आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, कप्पा चाहिए क्योंकि कप्पा दिया नहीं है। अब देखो कप्पा कहाँ से निकलेगा, ये रजिस्टिविटी, कप्पा कंडक्टिविटी। रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी क्या होती है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, उल्टा है, 1 रजिस्टिविटी के इक्वल है। तो देखो रजिस्टिविटी 5 × 10⁻³ सॉल्व करो, 0.2 इंटू इसको ऊपर ले जाओ 10⁻³ हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके इस वैल्यू को नीचे पुट कर देना, आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी, यहाँ तक आपकी बातें हो गई हैं। अगला जो हमारे पास रहने वाला है, लॉन्ग आंसर रहने वाले हैं। देखो, आपको मैंने बोला था ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। आप एक टॉपिक कर रहे हो, उसको डिटेल में पढ़ रहे हो, जो जो क्वेश्चंस हैं की पॉइंट्स को देख रहे हो, जो डेफिनेशंस आपसे पेपर में पूछता है, उसके बाद हर तरह का क्वेश्चन है, एमसीक्यू आपने देखा है, वेरी शॉर्ट आंसर देखे हैं, शॉर्ट देखे हैं, उसके बाद आप लॉन्ग भी देखने वाले हो। तो एक टॉपिक है वो बहुत अच्छे से साथ के साथ क्लियर करके फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन भाई, द फॉलोइंग कर्व इज ऑब्टेन when the molar conductivity is plotted against the square root of the, देखो डी बाय हक्कल ला है, डी बाय हक्कल ला इसने दे दिया, यहाँ पे लैम्डा सी आपके पास है, रूट सी है, इधर आपके पास लैम्डा एम है वाई एक्सिस पर। देखो ए कर्व है, एक बी कर्व है, मैंने आपको पहले ही बोला था ये पेपर में क्वेश्चन आता है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द इंक्रीज इन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ए ऑन डाइल्यूशन। आपको बताना है कि डाइल्यूशन करने पर ए की कंडक्टिविटी में इंक्रीमेंट कैसे आता है। ए क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और 10 बार ऊपर पढ़ चुके हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी क्या बढ़ती है, किसकी वजह से बढ़ती है, ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस की वजह से बढ़ती है, ना कि नंबर ऑफ आयंस से। तो यही आंसर लिखना था। आगे देखो क्या लिखता है, एज सीन फ्रॉम द ग्राफ द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर बी कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ग्राफिकली, दिस हाउ कैन दिस वैल्यू बी ऑब्टेन्ड। इसने बोला है बी से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, किससे निकालोगे, कोलार्श लॉ हमने इसके लिए पढ़ा है। तो आपको आंसर में यही लिखना है, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी
of electrolyte in direct method based on Collard's law of independent migration of ions is used. तीसरा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन है, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखो, गिव द डी बाय हक्कल ओनसागर इक्वेशन। मैंने बोला था बार बार पेपर में आता है, क्या होता है, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी कहो या लैम्डा एम नोट कहो, माइनस में ए रूट सी, रट लो इसे, बहुत पूछता है पेपर में, ठीक है। आगे देखो, गिवन आर द conductivity and the molar conductivity of NaCl solution at 298 Kelvin temperature at different concentration। ये देखो भाई क्या दिया है, इसने दिया कंसंट्रेशन दे दी, उनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू दे दी, उनकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दे दी। ये कहता है कि अगर इनको हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, कंपेयर द वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन ऑन डाइल्यूशन, ठीक है, और उसका आपको रीजन बताना है, ये वेरिएशन आपको देखनी है, ठीक है। कहाँ गया, इसने लिखा नहीं हुआ है, कोई नहीं पढ़ लेंगे, ये फोन डेड हो, लैपी डेड होने वाला है भाई, बैटरी इसकी। फटाफट से देखो, मेरे पास कंसंट्रेशन गिवन है, सारी चीजें गिवन है। देखो सिंपल सी बात थी, आपको अलग अलग कंसंट्रेशन पे कंडक्टिविटी बढ़ रही है, आपके पास मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, कंडक्टिविटी कप्पा की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, ये रीजन बताना था। अब देखो NaCl क्या होता है, NaCl आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो मोलर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ेगी, ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस बढ़ेगा, बार बार पढ़ लिया, ठीक है। आपके पास क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डाइल्यूशन करते हो तो डिस्टेंस बढ़ती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, उसकी वजह से फ्लो ऑफ आयंस आपके पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और नंबर ऑफ आयंस क्या रहेंगे, सेम आपके पास रहेंगे, तो मोलर कंडक्टिविटी तो इसीलिए बढ़ रही है। अब देखो कप्पा क्यों डिक्रीज करती है, कप्पा क्या होती है, कंडक्टिविटी 1 ml सॉल्यूशन के लिए होती है, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये सॉल्यूशन है, पहले इतना सॉल्यूशन था, इसका 1 ml की अगर मैं बात करूंगी, 1 ml कितना हो जाएगा, मान लिया 1 ml मेरे पास इतना हो जाएगा, ठीक है। अब 1 ml इतना सॉल्यूशन है, इसमें मान लिया इतने सारे आयन में से 2 आयन आ गए, अब आपने डाइल्यूशन इतना कर दिया तो भी 1 ml तो इतना ही रहेगा ना, तो नंबर ऑफ आयन क्या हो जाएंगे, ऑलमोस्ट इतने डाइल्यूशन होने पे वो क्या करेंगे, इजीली मूव करना शुरू करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए कप्पा की वैल्यू क्या करती है, डाइल्यूशन करने पे डिक्रीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 1 नंबर में पूछता भी है, कप्पा की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी डाइल्यूशन करने पे, तो यही रीजन आपको लिखना था। आगे देखो, आंसर यहाँ पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेकर, यही गाथा लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन देखो भाई फटाफट से, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम ऑफ 0.5 मोलर, आपके पास क्या दे दिया, कंसंट्रेशन दे दी, कितनी 0.05 मोलर KOH सॉल्यूशन, डायामीटर दे दिया, डायामीटर कितना है, 1 सेंटीमीटर आपके पास है, डायामीटर कितना है, 1 सेंटीमीटर आपके पास है। आगे लेंथ दे दी, कितनी है, 45.5 सेंटीमीटर आपके पास है। रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी, R ओम लिखा है ना, तो ये रेजिस्टेंस है, कितना है, 4.55 इंटू 10⁻³ आपके पास। निकालना क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। अब देखो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कप्पा इंटू में 1000 अपॉन में कंसंट्रेशन, समझ आया। कंसंट्रेशन आपको पता है 0.05 है, ठीक है। अब क्या निकालना है, कप्पा आपको डायरेक्टली नहीं दिया, आपको इनडायरेक्टली दे दिया, तो कप्पा पहले आप क्या करोगे, कप्पा का फॉर्मूला लिखोगे, कप्पा क्या होता है, G इंटू जी स्टार, कप्पा क्या होता है, G इंटू, ये अच्छे से लिख क्यों नहीं रहा है, G इंटू जी स्टार, जी स्टार का मतलब क्या होता है, L/A, G का मतलब क्या होता है, 1 रेजिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, कप्पा। इस पूरे का फॉर्मूला है, सारी वैल्यू लिखो भाई, R आपको गिवन है, L आपको गिवन है, A आपको पता, A आपका निकल जाएगा। A कैसे निकलेगा, आपको पता है एरिया क्या होता है, πr², डायामीटर गिवन है तो रेडियस निकाल लोगे, कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर का आधा सेंटीमीटर हो जाएगी। पाई की वैल्यू लिखो 3.14, R कितना है, 1/2, दूसरा R 1/2, तो ये क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, आंसर निकल जाएगा। ये आपको यहाँ पे दिया भी गया है,
निकाल कर देखना भाई खुद से और आंसर बताना कितना आया है। आगे देखो, स्टेट द लॉ विच हेल्प्स टू डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट सीधा नहीं बोला इसने कि कोलार्स लॉ की डेफिनेशन दो, इसने बोला जो लॉ आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी की, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालता है उसकी डेफिनेशन दो। तो कोलार्स लॉ की डेफिनेशन आप लिख देना, बहुत बार पढ़ ली हमने। आगे देखो, कैलकुलेट द मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कॉपर सल्फेट की दी है, देखो कैल्शियम की दे दी, सल्फेट की दे दी, कैल्शियम सल्फेट की वैल्यू पूछ ली। अब देखो क्या करोगे, दोनों को सीधा ऐड ही तो करना है, ठीक है, दोनों को ऐड कर देना, आंसर निकल गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है पहले, ठीक है, देख लो 2020 का क्वेश्चन है, 2020 2020। अब देखो भाई, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम 0.5 मोलर KOH सॉल्यूशन, लेंथ आपको दे दी, एरिया आपको दे दिया, ठीक है, रेजिस्टेंस आपको दे दी। अब इसने पूछ लिया रेजिस्टिविटी बताओ, कंडक्टिविटी बताओ, मोलर कंडक्टिविटी बताओ। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। अभी अभी हमने पढ़ा है मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन में C। कंसंट्रेशन 0.05 है, ऊपर वाला जैसा क्वेश्चन है बस। कप्पा अलग से भी पूछ लिया, कंडक्टिविटी क्या होती है, अभी अभी बोला था G इंटू जी स्टार, ठीक है। रजिस्टिविटी भी पूछ ली, तो पहले रजिस्टिविटी निकाल लो। रजिस्टिविटी क्या होती है बताओ, बताओ बताओ बताओ, रजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रो L बाय A। इस रो को क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, R इंटू A बाय L, समझे, R गिवन है, A गिवन है, L गिवन है, सबकी वैल्यू पुट करना, रो की वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद देखो कंडक्टेंस को G से करेंगे, कंडक्टिविटी क्या होती है, रजिस्टिविटी का उल्टा, तो क्या करोगे 1 बाय रजिस्टिविटी कर देना, और फिर जो आपके पास G की वैल्यू आएगी, अच्छा कप्पा की वैल्यू आएगी भाई, सॉरी, रजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी कप्पा, तो कप्पा की आ जाएगी तो ऊपर पुट कर देना, ठीक है, आंसर निकाल के बताना। और अगर कोई दिक्कत आए तो स्क्रीनशॉट ले लो, कैलकुलेशन की गई है। अगली वैल्यू देखो भाई, ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक हमने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। ई नोट की वैल्यूज आपके पास गिवन है। अब देखो इसको करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मजेदार है। देखो आपके पास सबसे पहले इसने क्या लिखा, जो वैल्यू गिवन है ना उन वैल्यूज को लिख लिया। ये मेरे पास कॉपर की वैल्यू गिवन है, ये मेरे पास इनकी वैल्यू आपके पास गिवन है। अब देखो कैथोड पे क्या है, हमने रिएक्शन लिखी है कि अगर कॉपर +2 से 2 पे जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लिया, तो ई नोट की वैल्यू हमारे पास ये है। हाइड्रोजन का अगर मेरे पास हो रहा है रिडक्शन, हाइड्रोजन की वैल्यू हमें पता है हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। आगे ऊपर चलते हैं, ठीक है। अब देखो दोनों की वैल्यू की, कैथोड की कर ली। अब लिखो एनोड, एनोड पे क्या है, क्लोरीन आपके पास जा रहा है, तो क्लोरीन वाली की रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिख ली, इन दोनों की वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख ली। अब देखो आपको क्या करना है, आपको इसको एक्सप्लेन करना था बेसिकली, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एनोड पे जाएगा कौन सा कैथोड पे जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है, आपको ये बताना है एनोड पे कौन सा, कैथोड पे कौन सा। मैंने बता तो दिया एनोड और कैथोड पे रिएक्शन ऐसे हो रही है। कैसे पता चलेगा, जितनी ई नोट की वैल्यू आपके पास ज्यादा होगी वो किस पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा। क्यों, बोलो बोलो, कैथोड पे कौन जाता है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन अगर जिसका होगा तो उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी तो ज्यादा होगी भाई, ठीक है। तो जिसकी हायर वैल्यू ई नोट की रहेगी वो किस पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा। इसीलिए कॉपर किस पे जा रहा है, कैथोड पे जा रहा है, ठीक है। और आपके पास एनोड पे कौन जाएगा, क्लोरीन मेरे पास एनोड पे चले जाएगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसकी वैल्यू क्या है, कम है। बस यही एक्सप्लेनेशन आपको करनी थी। अगला देखो, ये क्वेश्चन इजी है, कई बार कर लिया। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट 298 केल्विन एट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस एंड दिस आर दिस एंड दिस। आपको दो कंसंट्रेशन दी है, एक 0.1 एक 0.001, ठीक है। 0.1 पे आपको मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आपको दे दी, कितनी दी है, 5.20।
0.001 पे कितनी दे दी, 49.2 दे दिया साइमन सेंटीमीटर पर मोल। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको बताना है। अब आपको पता है सबसे पहले तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, लैम्डा एट गिवन कंसंट्रेशन, लैम्डा एम नोट आपके पास। अब देखो लैम्डा एम नोट तो आपको गिवन नहीं है, उसके लिए आपको ये वैल्यूज दे दी। हम किसकी बात कर रहे हैं, एसिटिक एसिड की। अब एसिटिक एसिड की अगर हम बात कर रहे हैं, आपके पास एमसी निकालना था हमें, अच्छा लैम्डा एमसी गिवन था, तो देखो दो कंसंट्रेशन गिवन है, एक बार 0.1 के लिए वैल्यू रख लो, एक बार 0.01 के लिए कर लो। तो अगर मैं 0.1 के लिए करती हूँ तो 5.20 अपॉन में 390.7, आंसर कितना आएगा 0.013 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सेकंड के लिए आपको खुद करना है। ठीक है, यहां मैंने दिया भी हुआ है 49.2 अपॉन में 390 अपॉन 0.7, आंसर कितना आएगा 0.125 आ जाएगा। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद सेकंड टॉपिक बाद में करेंगे, इसके बाद करेंगे मतलब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके पास, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक सॉल्यूशन व्हेन मेजर्ड इन अ कंडक्टिविटी सेल ऑफ अ सेल कांस्टेंट दिस। मतलब आपको क्या दे दिया, देखो सेल कांस्टेंट दिया है, सेल कांस्टेंट का मतलब है सीधी L बाय A की वैल्यू दे दी 0.366 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, इस फाउंड टू भी इतने ओम, ओम का मतलब क्या है, R की वैल्यू आपको गिवन है, R कितना है 2220 आपके पास। आगे कहता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है, मतलब अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, साथ में डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, मतलब K की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, K का फॉर्मूला क्या होता था, सीधा लिखो C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। अब देखो आगे बात करते हैं। अब देखो अगर मुझे अल्फा निकालना है, अल्फा हम पहले ही बात करते हैं कि लैम्डा एम सी गिवन कंसंट्रेशन पे लैम्डा एम नोट हमारे पास। अब इनमें से दोनों में से कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है। सबसे पहले तो लैम्डा एम नोट निकालो कोलार्स लॉ से, हमें पता है एसिटिक एसिड है, दोनों की वैल्यूज गिवन है, सीधा प्लस करो आपके पास लैम्डा एम नोट निकल गया। अब आता है लैम्डा एम सी आपके पास, लैम्डा एम सी मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे, अभी तक करते आए हैं, कप्पा इंटू 1000 अपॉन में एम। ठीक है, कप्पा की वैल्यू क्या होएगी 1 बाय आर एल बाय ए, सेल कांस्टेंट वैल्यू निकाली, यहां पर पुट करी, कंसंट्रेशन हमें पता है, तो क्या आ जाएगा लैम्डा एम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास कितना आ गया अल्फा, आंसर आ गया, अल्फा कितना आ गया 0.40422 आ गया, यहां पर देखो। इसके बाद देखो हमारे पास क्या है, के की वैल्यू निकालनी है। ये हमें पता है कि अगर एसिटिक आयन एसिटेट प्लस H पॉजिटिव में टूटता है, इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों की 0 रहेगी, क्योंकि प्रोडक्ट बना नहीं है जब हमने टाइम 0 लिया है। अगर T टाइम पर बात करते हैं तो ये C अल्फा में टूट गया, ये C अपॉन C माइनस C अल्फा में टूट गया। तो अगर मैं K की वैल्यू निकालती हूं तो क्या होगा, C अल्फा इंटू में C अल्फा अपॉन में C माइनस C अल्फा। अब देखो क्या होगा, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन में C को कॉमन ले लिया 1 माइनस अल्फा, एक C से एक C कैंसिल आउट हो गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। ठीक है आपके पास, तो देखो आपको कुछ नहीं करना, कंसंट्रेशन आपको पता, अल्फा आपने निकाल लिया, सबकी वैल्यूज को आपने यहाँ पर पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इन क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चंस को लिख लेना, कॉपी में लिखने हैं, लिखकर एक बार उनको सॉल्व जरूर करना है। और कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि प्रॉब्लम कहाँ पर आई है आपको। ठीक है।